जब हमने इस परिवार की नींव रखी थी या इस परिवार के बारे में सोचा था तो बहुत सारे इसमें लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि क्यों परिवार बना रहे हैं, क्यों एक नया संगठन बना रहे हैं, समाज पहले ही तो छोटा सा है उसमें और एक नया ग्रुप क्यों बना रहे हैं। तब भी हमने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया था। उसके बाद बीच में एक जगह और बात हुई थी, दोबारा उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया था। और इस बार चूँकि कुछ नए हैं और उसमें भी सबसे बड़ी बात तो आज मैं प्रिविलेज ले रहा हूँ क्योंकि राजेश जी यहाँ आए हुए हैं जो कि महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके द्वारा महासभा को भी ये मैसेज चला जाए कि ये ना किसी प्रकार का संगठन है, ना ही किसी प्रकार की कोई संस्था है, ना ही इसका कोई अध्यक्ष है, ना ही इसका कोई कोषाध्यक्ष है, ना ही कोई सचिव है, ना ही इस संगठन में कोई, ना ही इस परिवार में कोई फंड है। देखिए, जब भी कोई पद, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब चीज़ें जहाँ आती है वहाँ पर लोगों की महत्वाकांक्षा जगती है और फिर वहाँ पर थोड़ा सा संगठनबाजी, गुटबाजी, ये सब चीज़ें होती है। हमें वो सब चीज़ें नहीं करनी। अब ये परिवार क्यों बनाया? तो परिवार बनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि 80% लोगों को, चांडक का परिवार से 80% लोगों को हमारी कुल देवी का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं था, हमारे कुलाचार नहीं पता थे, हमारे घर में बुजुर्ग जो बच्चे हैं बस वहाँ तक वो चीज़ें सीमित थी। अब चूँकि बदलते परिवेश में समाज बदलते जा रहा है, परिवार बदलते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को, नौनिहालों को जो संस्कार मिलने चाहिए, जो हमारे कुलाचार के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। तो ये परिवार बनाने के 2-3 मकसद थे कि जहाँ पर हम एकल परिवार में बढ़ते जा रहे हैं, इसी बहाने हमको हमारा एक एक्सटेंडेड परिवार मिल गया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमने जिस दिन भी इस परिवार की स्थापना करी उसी दिन ये डिसाइड करके रखा हुआ था कि जब भी कभी संस्था, किसी भी सामाजिक संस्था का, मतलब महेश्वरी परिवार के किसी भी संस्था का कोई भी प्रोग्राम होगा उस दिन हम अपना प्रोग्राम नहीं लेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि वो संगठन बहुत मुश्किलों से बना है, बहुत तकलीफों से बना है और हमारे सीनियर लोगों ने उसमें बहुत अपना खून पसीना लगाया है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए मैं आदरणीय राकेश जी भैया का भी स्वागत करता हूँ। तो इसी संगठन को मजबूत करने में और इसी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए हमने ये परिवार बनाया, जिसका हमें बहुत फायदा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में रिश्तेदारी करना है, लड़के लड़कियों के ब्याह करने हैं, किसी को व्यापार व्यवसाय में किसी को मार्गदर्शन चाहिए, मदद चाहिए, या किसी को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, किसी को एम्प्लॉय चाहिए, इन सारी चीज़ों में, इन सब चीज़ों का बहुत फायदा हो रहा है। अभी हाल फिलहाल ये 2 सालों में अपने इस परिवार से करीब करीब 30-32 लोगों को किसी भी काम की जो ज़रूरत पड़ी, चाहे वो कहीं टूरिज्म में मदद की ज़रूरत पड़ी, किसी को हेल्थ डिसऑर्डर आया, किसी को कोई नौकरी की ज़रूरत पड़ी, ऐसे सब जगह परिवार आगे बढ़ के और बहुत पूरी ताकत के साथ में उनके साथ खड़ा हुआ। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लयम चांडक, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय था आज से 6-7 महीने पहले। लयम चांडक अकोला के पास पारस्कर की जगह है, वहाँ पर संजय जी चांडक के पौत्र हैं जिनको मस्कुलर एट्रोफी का एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी हुई थी, जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ तब तो बहुत अच्छा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होने की वजह से उनका स्पाइनल कॉर्ड फ्रीज हो गया और वो बच्चा स्टिल हो गया। तो वो सिर्फ आंखें हिला सकता था, मुंडी हिला सकता था, और अगर उसका इलाज नहीं होता था तो उसकी लाइफ बड़ी दुर्भर हो जाती थी। और उसका इंजेक्शन की कॉस्ट जो है वैसे 12 करोड़ है, भारतीय गवर्नमेंट ने उसमें इंटरफेयर किया, इससे उसका कीमत 9 करोड़ हुआ। बट आप सभी जानते हैं कि 9 करोड़ रुपए का इंजेक्शन एक बच्चे के लिए लगाना है, अच्छे से अच्छे परिवार के लिए भी सोचने वाली बात होती है। बट उस परिवार में हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने समाज में सब जगह अपील करी, महेश्वरी समाज और गैर महेश्वरी समाज, सारे महेश्वरी संगठन, अपना चांडक साहब परिवार यहाँ नागपुर, उसके अलावा जो अखिल भारतीय बना वो सब ने पूरी ताकत से, पूरी श्रद्धा से और पूरी आत्मीयता से उस बच्चे की मदद के लिए सब आगे आए। और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 3 दिन पहले मेरी संजय भैया से बात हुई, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा वीडियो भी भेजा उसका। वो बच्चा अभी गाने पे डांस कर रहा है, मुंडी हिला रहा है, हाथ पैर हिला रहा है, और 4 महीने का स्ट्रिक्ट आइसोलेशन था उसको, जो और करीब 20 दिन चलेगा।
वो 4 महीने में केवल उसकी मदर उसके साथ है, बाकी घर परिवार से भी कोई उसके साथ नहीं रह रहा है। बट इट इज़ क्वाइट होपफुल कि वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल जिंदगी जिएगा। तो ये हमारे संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, ये हमारे परिवार की ताकत है। खाप परिवार बोलिए और माहेश्वरी परिवार बोलिए। तो ये चीज़ क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया, टोटल 28 संगठन है नागपुर में, क्योंकि नागपुर बहुत फैला हुआ है तो सबके लिए सेंट्रलाइज एक जगह आना बड़ा मुश्किल काम है। तो 28 संगठनों का मिलकर एक महेश नवमी होता है। अमूमन 700 से 800 लोगों का अटेंडेंस हर साल महेश नवमी की शोभा यात्रा में होता था, आज से 3 साल पहले तक। 3 साल पहले जब ये चांडक का परिवार बना और उसके बाद में इससे हमने गतिविधियाँ बढ़ाई, उसका सबसे बड़ा जो फायदा मिला वो संगठन को ये मिला कि महेश नवमी शोभा यात्रा की जो अटेंडेंस 700 750 होती थी, या माहेश्वरी पंचायत में जब समापन होता था बर्डी में, तब वहाँ पर भोजन के लिए 500-600 लोग रहते थे। अब वो संख्या बढ़कर 1250-1300 हो गई। आज नागपुर जैसे शहर में जहाँ 2600 परिवार है और वहाँ पर 700 लोगों का अटेंडेंस होता था तो थोड़ा सा बुरा लगता था। अब वो संख्या बढ़कर 1200-1300 हो गई है कि अपने को अपना परिवार बड़ा करना है और संगठन की शक्ति बढ़ाना है। तो इसी बहाने महासभा तक ये सारी शक्ति पहुंचेगी भैया। अब रहा सवाल कि मुझे ऐसा लगता है, मतलब पक्का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा लगता है 95% लोग 3 साल पहले तक या 4 साल पहले तक आशापुरा माता पोखरण वाले जो है उनको ही पूजा जाता था और वही हमारी कुलदेवी मानी जाती थी। बट पिछले 4 साल में जो बदलाव है वो माता जी को पूजना अपने बंद नहीं किया, लेकिन अपनी जो कुलदेवी माता है वो नाडोल वाली आशापुरा माता जी है। ये कई सारे साक्ष्यों से पता चला, बहुत सारी बुक्स के रेफरेंस से पता चला, और वहाँ से जो इतिहास से जो जानकारी लेकर अपन ने पूरी जानकारी निकालने के बाद में अपने सबसे पहला काम किया कि इस परिवार की एक नाडोल यात्रा करी गई। नाडोल यात्रा में करीब 68 लोग गए थे यहाँ से, और उसमें नाडोल, आशापुरा जी, पोखरण, रामदेवरा, होसिया जी, ऐसा पूरा एक 4-5 दिन का यात्रा कर आए। और सबसे मजे की बात, जब हम लोग वहाँ पर गए तो नाडोल में और जोधपुर में वहाँ के चांडक खाप परिवार ने जो हमें आत्मीयता दी, जो स्वागत दिया, ऐसा लग नहीं रहा था हम तीर्थ यात्रा का, ऐसा लग रहा था कोई VIP बारात है। 5 स्टार अरेंजमेंट के साथ उन लोगों ने हमारा स्वागत किया। और जिस दिन वापस निकले तो सबके आंखें नम थी, हमारी भी और उनकी भी। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार का कोई आदमी पिछड़ के विदेश जा रहा है, अब वापस कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये वो आत्मीयता उन लोग की थी। तो यही आत्मीयता हमको वापस जगाना है। जहाँ कहीं भी देखिए, जहाँ 2 लोग रहेंगे वहाँ 2 मत रहेंगे, और जहाँ 2 मत रहेंगे वहाँ भेद आ सकता है। मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम सभी ने एक चीज ध्यान रखना है कि हमारे में कभी मतभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं भी इसी परिवार में की यात्रा करी थी, अंबोरा यहाँ से एक 70 किलोमीटर एक तीर्थ स्थल है जहाँ 5 नदियों का संगम है, और शिव जी का बहुत पुरातन मंदिर है। मतलब उस मंदिर की मान्यता है कि करीब 650 साल पुराना वो मंदिर है। भोसला राजे जब हुआ करते थे तब वो वहाँ पर घोड़े से जाया करते थे और पूजा करते थे। ऐसी कुछ किंवदंतियाँ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ अधूरी बातें मालूम है, पूरा एग्जैक्ट नहीं पता उसके बारे में। तो बड़ा सुंदर सा मंदिर है, और उसको अभी गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट प्लेस बोल के भी डेवलप किया है। बहुत ही सुंदर वहाँ पर उन्होंने एक व्यू पॉइंट बनाया, रास्ते के बीचों बीच, ब्रिज के बीचों बीच उन्होंने एक टावर बनाया। वहाँ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी हुई, और वहाँ की अरेंजमेंट में हमारे ही बंधु संजय जी चांडक और भाभी सरिता जी चांडक और उनके परिवार ने इतना शानदार आयोजन किया था। वहाँ पर करीब 150 लोग आए थे, और पूरे दिन भर का प्रोग्राम था, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक। वो भी ऐसा था जैसे हम मतलब शादी में जा रहे, बारात में जा रहे। वो प्रोग्राम होने के बाद फिर हमने एक बार फिर से गेट टुगेदर किया कि अगली बार क्या करना है। तो वो होने के बाद ये पिछले साल पहले साल हमने नाडोल किया, दूसरे साल अंबोरा किया, अभी तीसरे साल मतलब इस साल 2025 में हमने और एक बहुत अच्छी यात्रा करी, जिसमें यहाँ से नागपुर से मैहर तक हम ट्रेन से गए। मैहर में शारदा देवी शक्तिपीठ का दर्शन करके वहाँ से हमने एक बस करी थी जो हमें चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी सब तरह के वापस रिवा लेकर आए। 5 दिन की वो यात्रा थी। 48 लोग उसमें पारिवारिक जन जो है वो शामिल हुए थे।
जो लोग नहीं आ पाए, मतलब 12-13 लोगों का समय पे कैंसलेशन हुआ किसी वजह से, कोई पारिवारिक इमरजेंसी बोलिए या मेडिकल इमरजेंसी बोलिए, इस वजह से, तो 48 लोग जो है वो प्रैक्टिकली वहाँ पर गए और ऐसा आनंद आया और ऐसी जो व्यवस्था थी या जिस ढंग से मतलब वो यात्रा को हमने आनंद लिया, ऐसा लग नहीं रहा था कि अपन धार्मिक यात्रा पे गए, ऐसा लग रहा था जैसे हम पारिवारिक पिकनिक पे गए। और ये बार बार मिलने की वजह से एक अच्छा बेनिफिट ये हो गया कि यहाँ पर जितने लोग अभी जो रेगुलरली मिलते हैं और जो लोग ऐसे हम अभी ये सम्मेलन में मिलते हैं, स्नेह मिलन में मिलते हैं, उसका बेनिफिट एक हुआ कि अब कहीं पे भी किसी प्रोग्राम में जाना, चाहे वो महेश नवमी रहे, चाहे वो वन भोजन रहे, चाहे वो दिवाली मिलन रहे, चाहे वो कोजागिरी रहे, 10-20 लोग आपस में एक दूसरे को पूछ लेते हैं, आप जा रहे हो क्या, कितने बजे तक जा रहे हो, साथ में चलेंगे। तो ये परिवार बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपस में बहुत बड़ी बॉन्डिंग हुई और उससे बड़ी बात जो सामाजिक संगठनों के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ की अटेंडेंस बढ़ गई और अनुशासन बढ़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे हमें हरदम कायम रखना है, इसको हमें किसी भी सूरत में डाइल्यूट नहीं होने देना है, इसको दिन ब दिन हम और स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। आज और कल क्योंकि बहुत सारे शादियों के सावे हैं, हमने ये प्रोग्राम पहले 21 दिसंबर को लेने का तय किया था क्योंकि चांडक का परिवार का स्नेह मिलन हर दिसंबर के तीसरे संडे को करना ऐसा तय किया था। बट चूंकि बरडी माहेश्वरी पंचायत सीतामढ़ी का एजीएम का डेट उस दिन डिक्लेयर हो गया, उन्होंने भी 2 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया, तो जैसा कि अपन ने पहले डिसाइड किया था हमें कोई क्लैश नहीं करना है, तो हमने वो डेट पोस्टपोन करने की सोची। तो 27 और 28 तारीख को अखिल भारतीय युवा संगठन का खेल महाकुंभ है, बहुत बड़ा इवेंट है। आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि उस इवेंट में जरूर अपने बच्चों को भेजें और उस इवेंट को सार्थक बनाएं। बहुत हटके वो आयोजन होने जा रहा है भाई शरद जी सोनी और हिमांशु जी चांडक के नेतृत्व में। तो वो प्रोग्राम आने की वजह से फिर हमने उसको और आगे करने का 2-3 कारण से टाल दिया। फिर 4 जनवरी को नगर महेश्वरी सभा का वन भोजन है, 9, 10, 11 हम लोग जोधपुर जा रहे हैं, तो लेट करते करते करने से अच्छा फिर बाद में 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, इसलिए फिर उसको हमने प्रीपोन कर दिया। बट उसमें भी आज आपको थोड़ी सी अड़चन आ गई, बट फिर भी भैया आप आए, ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। वहाँ से जब हम लोग आए अपने अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी करके, उसके बाद हमने कुंदनलाल चांडक भवन में जितने लोग पहली दोनों यात्रा में गए थे, नाडोल, अंबोरा और साथ में अभी जो प्रयागराज वाराणसी यात्रा में गए थे, उन सब लोगों का एक छोटा गेट टुगेदर किया था सुंदरकांड के साथ। वो सुंदरकांड एक बहाना था क्योंकि उस बहाने सत्संग हो गया, लेकिन मेन जो इंटेंशन था कि सभी लोगों से वापस मिलना है और आगे की रूपरेखा तय करना है। तो वहाँ पर भी करीब करीब 100-125 लोगों का एक गैदरिंग हुआ और बड़ा अच्छा वो प्रोग्राम हुआ। अब चूंकि अपन हर साल कहीं तो भी जाना है, 2 प्रोग्राम अपने तय है। एक तो एक धार्मिक यात्रा या उसको पिकनिक भी बोल सकते हैं क्योंकि वो धार्मिक यात्रा के साथ बहुत मौज मस्ती वाली चीज़ होती है, सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और हमारे जितने बुजुर्ग हैं यहाँ पर वो मेन यानी सारे बच्चे बन जाते हैं। तो हमको वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं रहती, किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहता, बहुएं सारी बेटियाँ बन के बैठी रहती, तो बहुत आनंद में वो एक पिकनिक का माहौल रहता है। तो अभी जो है इस साल 2026 के लिए हमने एक जो घूमने की जगह मतलब प्रायोजित करी है या जिसके बारे में सोचा है वो है द्वारका जी। अभी प्राइमरीली द्वारका जी के बारे में सोचा है। अब द्वारका जी के साथ हम और क्या करेंगे, मान लीजिए सोमनाथ करेंगे, गिर करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि पहले द्वारका जी जाना ये तय हुआ है और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम कोई भी यात्रा अगर करेंगे तो वो 5 दिन में कंक्लूड होनी चाहिए। ये उसके पीछे का मकसद है क्योंकि इससे ज़्यादा समय निकालना बहुत लोगों के लिए दिक्कत वाला काम होता है। तो ये 2 चीज़ें सोची है। तो अभी आज दिन भर हम लोग यहाँ पर है, अभी और भी बहुत लोग आने वाले हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इतने पीरियड में जो लोग इच्छुक रहेंगे द्वारका जी जाने के लिए वो लोग अपना मत और अपना अभिप्राय देते रहे, सो दैट हमें उसको कैसे करना, कब करना, कितने दिनों के लिए करना और किस तरह से करना, ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी।